हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम आपको कुछ जानकार लोगों से मिलवाते हैं। आज हमारे साथ नागपुर में रहने वाले शब्बीर अहमद विद्रोही साहब आज हमारे स्टूडियो पहुंचे हैं। दिल्ली आए हुए थे तो मुलाकात के लिए हमने उनसे रिक्वेस्ट किया और वो तशरीफ ले आए। बहुत बहुत शुक्रिया शब्बीर अहमद विद्रोही साहब। आज जो हम बात करेंगे विद्रोही साहब से बहुत ही अहम है। आज देश का बजट पेश किया जा रहा है पार्लियामेंट के सामने। कल राष्ट्रपति ने जिस तरह से सरकार की सराहना की है, ये भी कहा है कि देश के लोगों में आत्मविश्वास बिल्कुल शीर्ष पर है, बहुत ही ऊंचाई पर है, देश के भारत की तरफ दुनिया देख रही है, वगैरह वगैरह बहुत सी बातें कही हैं। और गुलामी के सारे निशान ये सरकार मिटा रही है, ये सब कहा है। बजट और राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ साथ जो बात चर्चा में है और होनी चाहिए वो ये कि अडानी के डूबने की जो खबरें हैं उसका देश की जनता पर क्या असर पड़ने वाला है, और क्या मोदी और अडानी की दोस्ती की कीमत हम आप सबकी जेबों पर पड़ने वाला है, उसका असर ये हमें समझना है। क्या हम जो खाना खाते हैं, क्या हम जो पेट्रोल इस्तेमाल करते हैं, जो हम हमारी जिंदगी है, क्या वो सारे पहलू उससे मुतासिर होंगे? ये बहुत ही अहम सवाल है। शब्बीर अहमद विद्रोही साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने वक्त दिया और आप हमारे स्टूडियो तशरीफ लाए। आमतौर पर तो हम आपसे नागपुर से ही स्काइप के जरिए बात करते हैं। ये बताइए कि ये अडानी की कहानी क्या है? ये अडानी की कहानी जो है, मैं समझता हूँ आप शुरू में जो बातें बताना चाहते हैं वो बताइए, और लोगों को ये महसूस हो जाए कि आखिर देश किस तरफ जा रहा देखिए, अडानी मोदी दोनों मित्र, है। अडानी मोदी दोनों मित्र, आ गया देखिए उनका चरित्र। ये कैसे देश को डुबाएंगे कि बचाएंगे कि भ्रम फैलाएंगे, या लोगों के अंदर जिस तरह से सरकार को लाने के लिए तरह तरह के खेल खेले गए, ये भी खेल करेंगे। हमारा एक ही बात कहना है कि भारत की जनता सजग रहे और अपनी जागरूकता से अपना तो बचाए, क्योंकि ये काला धन लाने के नाम पर आए और काले लोगों को ही, काला धन वालों को ही आगे बढ़ाने का काम कर रहे। ऐसी स्थिति में मैं जनमानस को केवल सजग रहने की बात कहना चाहूंगा, क्योंकि आज देश का बजट पेश हो रहा है। बजट में सरकार क्या कहेगी, राष्ट्रपति जी क्या बोलेंगे? आपको मालूम है कि इस देश में राष्ट्रपति जी अपने मन से नहीं, सरकार की बनाई रिपोर्ट पर बोलते हैं, और सरकार की रिपोर्ट पर हमारे बोलने वाली राष्ट्रपति महोदया जी गुलामी की निशानी मिटा रहे हैं, चाहे कुछ भी बना रहे हैं। मुगलों ने इस देश को गुलाम नहीं बनाया था। इस देश को गुलाम अगर किसी ने बनाया था तो अंग्रेजों ने गुलाम बनाया था। मुगल तो आए और यहाँ दफन हो गए, अंग्रेज आए और लूट कर ले गए। मुसलमान में केवल मोहम्मद गोरी की बात आती है, और ये सारी बातें आती, हम उस इतिहास के तरफ ले जाना नहीं चाहेंगे। एक बात काजमी साहब मैं साफ साफ कह देना चाहूंगा कि जो इस जमीन पर हुकूमत करने आए वो फौज और तलवार लेकर आए, लेकिन जो यहाँ इस्लाम को लाए, मुसलमान बनाए, वो केवल तस्बीह लेकर आए। वो न तलवार लेकर आए, न नफरत लेकर आए, बल्कि वो केवल तस्बीह लाए, प्यार फैलाए, व्यवहार फैलाए, संस्कार फैलाए, और उनका जब विचार से जुड़ गया तो वो इस्लाम में आए। उन्होंने कहीं भेदभाव नहीं किया। जैसे ख्वाजा में देखिए, फौज लेकर आया, वो जलालुद्दीन बाबर था, लेकिन जो इस्लाम फैलाने आए वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है। बिल्कुल। तो सवाल उस पर नहीं है। आज हमारे देश के अंदर बहुत सी बात चल रही है काजमी साहब कि हम मानी मुगलों का और उनका बदला मुसलमान से लेने की बात चल रही है। तो एक बात खड़ा होता है, आप ही के हमने सुना था, आपने उसमें कहा भी था कि भाई रावण का बदला किससे लेंगे? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। है, जब आप मुगलों का बदला मुसलमान होने के नाते मुसलमान से लेंगे, तो क्या रावण ब्राह्मण था तो उसका बदला किससे लेंगे?
समझ लीजिए, क्योंकि उसने तो राम की सीता का अपहरण किया था, उसने तो साहित्य नहीं, धर्म नहीं, वो तो कुकर्म किया, ये तो शासन किए। प्राय स्त्री को उठाकर ले जाना, भगाकर ले जाना या पलायन करा लेना, ये कितना गलत बात है। तो मैं ये नहीं जानता हूं, उसके कई मार्ग हैं। हम वापस अडानी की तरफ ही आना चाहते हैं। अडानी के बारे में जरा बताइए। तो मैं देखिए एक चीज बताऊं, मैंने बहुत पहले भी कहा था, उसको क्या लेना देना किसान और किसानी से, जिसका नाता जुड़ा हुआ है अंबानी अडानी से। अडानी का नाम आते ही आपको मालूम है एयरपोर्ट, आपका जो है समुद्र के जहां समुद्री जहाजों का पोर्ट, सारी चीजें, बंदरगाहें ये सब दे दी गई। रेलवे अब बहुत वो छोड़ दीजिए। अब आपको बता दूं, भारत को डुबाने के लिए अडानी नाम की जहाज पर भारत का सारी संपत्ति लाद दी गई कि ये डूब जाएगा, भारत डूब जाएगा। और ये बात मैं साफ कह रहा हूं, क्यों डूब जाएगा और क्यों भारत से ये मामला है। वो खुद भारत का राष्ट्रीय ध्वजा लगा करके उसका सीईओ जो है बात कर रहा है। ऐसे लग रहा है कि देश का राष्ट्रपति बात कर रहा है। ये बहुत बहुत अजीब बात है। देखिए, एक कंपनी है, कारोबारी कंपनी है, उसको झंडा लगा करके इस तरह से बैठना। देखिए, हम भी पत्रकार के तौर पर काम करते हैं, जब कभी दो राष्ट्रपति मिलते हैं तो दोनों के झंडे उनके साथ नजर आते हैं, उससे पता चलता है कि ये उस मुल्क के जिम्मेदार हैं। इसी तरह से जब दो मुल्कों के फॉरेन मिनिस्टर्स मिलते हैं या प्राइम मिनिस्टर्स मिलते हैं तो उनके साथ एक सिंबल के तौर पे झंडा लगाया जाता है। लेकिन वो कंपनी जो इजराइल में भी कारोबार कर रही है, जो पाकिस्तान में कारोबार कर रही है, चाइना में कर रही है, कहां कर रही है, वो भारत के झंडे के सहारे से पूरे भारत के लोगों की हमदर्दी लेना चाहते हैं और पूरी सरकार की सपोर्ट इस्तेमाल कर रहे हैं ये। और फिर उनका जहाज डूब भी रहा है। तो ये क्या है, किस तरह से हम, मतलब मैं मिसाल के तौर पे एक इंडिविजुअल भारतीय, मैं उस पर तो यकीन नहीं कर सकता, जबकि सरकार में आने वाले लोग भी कैसे कैसे आते हैं, उन पर भी यकीन की कमी है। उनकी सपोर्ट से उनके दोस्त जो कारोबार कर रहे हैं, जिनका ये पता नहीं है कि ब्लैक कितना है और व्हाइट कितना है, उनको मैं अपना नुमाइंदा नहीं मान सकता। इसलिए कम से कम मेरे देश का झंडा तो वो लगाएगा तो मुझे गुस्सा आएगा, मुझे बुरा लगेगा। अरे भाई साहब, मैं कह रहा हूं ये झंडे का अपमान है। जी। फराड में राष्ट्रीय ध्वजा का इस्तेमाल, पहले फराड की सफाई दीजिए। फराड के खिलाफ आप बोल रहे हैं मैं मुकदमा करूंगा, तो मुकदमा तो कीजिए। मुकदमा कीजिए। जब दोनों आप काम नहीं करते हैं तब तक राष्ट्रीय ध्वजा लगाने का आपको अधिकार नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस देश का प्रधानमंत्री भारत के संविधान के साथ नहीं बल्कि भारत के पूंजीपतियों के साथ जियो के प्रचार में अपना फोटो का इस्तेमाल कराता हो, जहां भारत का बीएसएनएल रहने के बावजूद, तो इसका मतलब यह है कि सरकारी कंपनियों को डुबाने के लिए प्राइवेट में ले जाना और इन्हीं पूंजीपतियों के हाथों में, चाहे वो अंबानी हो चाहे ये अडानी हो। अडानी का तो भेद खुल गया, अंबानी का भी खुलने वाला है। जी। मैं आपको बताऊं कि ये जो आपने बताया कि बीएसएनएल होने के बावजूद आप जियो की पब्लिसिटी कर रहे हैं, जहां आप बैठे हैं ये नई दिल्ली का अच्छा इलाका माना जाता है। यहाँ के नजदीक जोरबाग वो है एमटीएनएल की एक्सचेंज, अगर आप उसमें जाएंगे, बिल्कुल प्राइम लोकेशन में बेहतरीन प्रॉपर्टी है, जाहिर है वो तो पहले से है, जिस तरह से पोस्ट ऑफिस है, वो ऐसा भूत बंगला बना हुआ है। और आप अगर कनेक्शन नया लेने जाओ तो आपको डिस्करेज करेंगे, और आप अपना कनेक्शन वापस देने जाओ तो मिनटों में आपकी कार्रवाई करेंगे ताकि आप समेट के चले जाएं। मैं खुद थक करके वो कनेक्शन दे के आया हूं। यानी जब सरकार ही अपनी कंपनियों को तबाह करने के लिए बिठाए बाकायदा, या प्राइवेट कंपनियों के वो एजेंट बन जाएं जिन्होंने सरकारी कंपनी चलाने की जिम्मेदारी दी गई थी, और जब प्राइम मिनिस्टर ही उनका एजेंट बन जाए तो क्या करेंगे? सरकार साहब, काजमी साहब, आपको क्या बताऊं, हमारे यहाँ जब प्राइवेट में लूसेंट आया, ह्यूजेज आया, टाटा आई, सारी चीज कंपनियां जब आई, आपको मालूम नहीं है टेलीफोन विभाग में क्या होता था। फॉल्ट सेंटर में आप शिकायत कीजिए, 4-4 दिन फॉल्ट सीख नहीं करते थे। और प्राइवेट में, ताकि आप तंग आकर के प्राइवेट की तरफ जाएं। बिल्कुल। देखिए, विवश करना, सेवा को न करते हुए
लोगों को विवश करना और विवशता के जरिए कहीं भेजना। मान लीजिए एक अच्छा डॉक्टर अपना दवाखाना बंद कर दे तो हमको तो उसके पास ही जाना पड़ेगा कि वो 420 डॉक्टर है कि फर्जी डॉक्टर है, लेकिन हमको तो पीड़ा को दूर करना है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल। तो ये काम तो आपको पता होगा कि जब ये चले प्राइवेट की तरफ आए तभी से शुरू हो गया था। देखिए बीज को पहले आप नर्सरी में लगाते हैं, फिर वो पौधा बनता है तो बगीचे में लगाते हैं। तो ये बीज बोया गया और वो बीज अब पौधे बनकर पेड़ बन रहे हैं और ये पेड़ अब सरकार के छोटे छोटे पौधों को समाप्त कर रहे हैं, क्योंकि सरकार की अब आप ये बता दीजिए अडानी का इतना शोर मचने के बाद भी आप अखबारों में पढ़िए 300 करोड़ दिया जा रहा है। तो वो सोचने की बात है। मतलब आपने सारा फ्रॉड किया और आपकी कंपनी डूब गई, फिर उसी फ्रॉड कंपनी को फिर से खड़ा करने की तैयारी। नहीं, मैं उसके अलावा छोड़िए 413 पेज का आपने जवाब दे दिया जी। जिस पर वो कह रहा है कि हमने इन पर 80 सवाल किए थे, जिसमें 62 का जवाब ही नहीं दिया गया है। 18 जवाब में आपने इतना किया जो हम पूछे हैं वो नहीं बता रहे। आपसे परिवार से संबंधित लोगों का पैसे का मामला पूछ रहा हूं, कहां से आया वो भी आप नहीं बता रहे। तो सवाल ये है, आप धमकी दे रहे हैं कि हम मुकदमा करेंगे, करके तो बताओ। सवाल ये है, देखिए ये कोर्ट नहीं जाएगा। कोर्ट जाएगा तो सारा सबूत देना पड़ेगा, सारे भेद खुल जाएंगे। आज ये सारा भेद देखिए, एक बात बता दूं, अच्छा ये जो चक्रव्यूह है लूटने का, वो आप अपनी कुछ पंक्तियों में बताने वाले थे, वो बताइए, क्योंकि ये एक अजीब मुझे लगता है कि जो दर्शक हैं उनको भी ये बात समझ में आएगी उन पंक्तियों के जरिए। आप थोड़ा सा उसे बताइए कि आखिर इस लूट का चक्कर क्या है, ये चक्रव्यूह क्या है। देखिए चक्रव्यूह का मामला जहां तक आपने कहा, सबसे बड़ी बात यह है कि लूटने के लिए सहारा चाहिए जी। और सहारा क्या बनता है, पहले विश्वास बनाना पड़ता है। अब विश्वास जब बन जाए ना तो धीरे धीरे लूट लिया जाता है, आदि बनाया जाता है, नशा दिया जाता है। जब नशे में आप रहेंगे तो आप कुछ भी अपना अधिकार नहीं पूछेंगे। आज भारत के अंदर वो नशा फैला दिया गया, पहले जातिवाद का, धर्मवाद का, फिर बाद में भारेवाद का, सारी चीजों का। तो देखिए सबसे चीज यह है कि हम भी लूटें तुम भी लूटो, लूटने की आजादी है और सबसे ज्यादा वही लूट ले जिसके बदन पे खादी है। वाह वाह, ये बहुत ही बात है। देखिए ये बात याद रखने की है, आप लोग मुझे लगता है ये लाइन जरूर याद रखें। लूट दोबारा बता दीजिए जरा। हम भी लूटे तुम भी लूटो, लूटने की आजादी है, सबसे ज्यादा वही लूटता जिसके बदन पे खादी है। जी। और देखिए खाकी खादी के अंडर में आ गया है। जी। समझ रहे कि नहीं। एक किसान मेहनत करोगे, अन्न के भाव न मिलने से भूखे मरोगे। जी। स्मगलिंग को करो, लाइए जहाजों से भर भर के जी। स्मगलिंग को करो, दौलत से घर को भरो। लुटेरों के आंगन देखो कश्मीर की वादी है, हम भी लूटे तुम भी लूटो, लूटने की आजादी है, सबसे ज्यादा वही लूटता जिसके बदन पे खादी। अच्छा अब क्या होगा, देखिए ये अडानी के डूबने की जैसे ही खबर आई, ऐसे पत्रकारों के पास और जो भी थोड़ा सा चीज़ों को बेहतर जानते हैं उनके पास फोन आने लगे लोगों के कि साहब हमारे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में पैसे हैं, उसका क्या करें, LIC डूब रही है। तो आम आदमी इसमें कितना ठगा जाएगा। देखिए सबसे बड़ी बात है कि देखिए किसी भी चीज, मकान को खड़ा करने से पहले आप बुनियाद डालते हैं। जी। और ये बुनियाद पड़ गई थी 14 के बाद से, जब ये आ गए, समझ लीजिएगा। और ये ज्ञान कितना है और ध्यान कितना है। देखिए ज्ञान ही रह जाता है जब उसका ध्यान प्रगति के तरफ न जाए। और प्रगति है कि दुर्गति है, ये दोनों प्रगति के मानी क्या है, दाम बढ़े, कोहराम बढ़े, बढ़ता जाए, मानो भूखे मरता जाए। लेकिन ये शासन में प्रगति है मगर जनता की दुर्गति है। प्रगति है कि दुर्गति है, दुर्गति भी अंधभक्तों की नजर में प्रगति है जी। आज ये बताइए कि बैंक आज आपको दे रहा है कि 5 लाख की गारंटी है, इससे आगे की कोई गारंटी नहीं, यानी आपके 20 लाख है तो 15 अपने रिस्क पर रह जाइए। जी बिल्कुल। यानी सोचने की बात है, हमारे पैसे उसमें भी केवल 5 लाख की गारंटी है। तो ये काम कर दो और जिसका 1 लाख रहे उसको भी 5 दे दो, औसत बना दो ना। जी।
लेकिन अच्छा, जब देने पर आए अपने दोस्तों को तो लाखों करोड़ कहा जाता है, लाखों करोड़ दे दिए साहब, फला कंपनी को दे दिए, और ये इन्हीं लोगों का पैसा होता है जिनको 5 लाख की आप गारंटी दे रहे थे, उनके पास 1 करोड़ भी अगर है तो अंत क्या है? मतलब क्या मुसलसल हम देश तबाही की तरफ ही मुसलसल बढ़ता जाएगा? अब जिस तरह से बजट पेश किया गया है, किया जा रहा है, उससे भी ऐसा तो नहीं लगता कि किसानों को राहत मिल जाएगी, गरीबों को राहत मिल जाएगी, कारोबार बढ़ जाएगा, नौकरियां मिल जाएंगी, ऐसा तो कहीं कुछ नजर नहीं आता। काजमी साहब, ये बजट जो है जनता के लिए बजट नहीं है, ये खुद कह रहे हैं ये विकास का बजट है। और आप बताइए, जब डीजल के दाम और पेट्रोल के दाम इंटरनेशनल मार्केट में घट रहे थे तो लोगों ने सवाल किया कि आप क्यों नहीं घटा रहे, तो बोल रहे हम जो आपके जेब से निकाल रहे आप ही के तो विकास में लगा रहे, सड़क बना रहे, फलाना बना रहे, धमाका बना रहे, यानी हम विकास में। तो जहां विकास का बजट होगा जनता को राहत कहां होगी? वो तो ये कहेंगे कि हम देश के निर्माण के लिए टैक्स लगा दिए, ये बढ़ा दिए, ये कर दिए, समझ गए कि नहीं? अब सबसे बड़ी बात क्या है कि 80 लाख लोगों को जो 5 किलो गेहूं आटा फाटा जो दिया जा रहा है, ये 81 करोड़ को साहब, 81 करोड़ 35 लाख लोगों को बताइए। देखिए 140 करोड़ पूरे देश की जनता, और उसमें से 81 करोड़ इतने मजबूर बना दिए जाएं या निकम्मे बना दिए जाएं, दोनों बातें। तो अरे बाबा, आरएसएस के किताब में वो था ना, हैंड टू माउथ, केवल खाने तक रखो, समझ रहे कि नहीं? ये तो आरएसएस के एजेंडे पे सरकार चल रही है ना सर। बहुत जगहों पर गांव देहात से ये खबर आती है कि जो आदमी मजदूरी करता था अब वो मजदूरी नहीं करता। अरे वो ताश खेल रहा है, रोटी तो मिल रही है। वो ताश खेल रहा है, तो इसको निकम्मा बना दो बिल्कुल, और उसको बस ये दे दो कि खाने के काबिल तुझे देते रहेंगे और तू हमें वोट देता रहे। तो ये जो 81 करोड़ हैं, इनको बीजेपी इस तरह से अपना वोटर भी बना रही है और इनको निकम्मा भी बना रही है और मुल्क की तरक्की भी रोक रही है। जब वो आदमी काम नहीं करेगा तो मुल्क की तरक्की तो रुक गई ना। तो फिर इस तबाही के साथ सरकार का क्या मतलब? देखिए, सरकार का मतलब क्या है ये तो आप बताइए मत, हम तो समझ ही नहीं पाते हैं। सरकार और सहकार, समझ लीजिएगा, ये 2 चीजें होती हैं। सहकार में अगर सरकार आ जाए तो जनता का जो है आधा कष्ट दूर हो जाए, लेकिन ये सरकार तो 2 की सहकार है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज अडानी के इस मामले पर वित्त मंत्री का बयान आया? नहीं आया। प्रधानमंत्री का बयान आया? नहीं आया कि हम देश की जनता का पैसा डूबने नहीं देंगे। जी। वो जो डूब रहा है वो कह रहा है कि हम डूबने नहीं देंगे, छाती तक डूब गया है, फिर भी कह रहा है कि हम डूबने नहीं देंगे। गारंटी कौन दे रहा है? कि जितना हमने सरकार से लिया है उतने की संपत्ति है। अरे सबके पास संपत्ति है। अडानी अंबानी के ये लाखों करोड़ रुपया एनपीए क्यों किया गया? जब उनके पास संपत्ति है तो संपत्ति लाई है भाई। वो जो संपत्ति है उसमें से भी बड़ा हिस्सा, अक्सर हिस्सा सरकार का दिया हुआ लूटा हुआ ही तो माल है। फिर अब जिस तरह से एयर इंडिया बेची, एयर इंडिया की जो बंबई की बिल्डिंग है सिर्फ उसकी कीमत जितनी है उससे भी कम में पूरी दुनिया में उड़ते हुए हवाई जहाज समेत सब कुछ दे दिया। तो ये लूट ही तो है सिर्फ का मतलब। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे 1-2 लोग मिलकर के कहीं डकैती डालें और एक डाकू दूसरे डाकू को दस्तखत करके दे दे कि तुम ये उठा के ले जाओ। तो इससे ज्यादा क्या है ये मैं जो ये बात कह रहा हूं ये फैक्ट्स और फिगर्स के हिसाब से कह रहा हूं। जितने का एयर इंडिया बेचा गया उतने पैसे से जो है उससे भी ज्यादा पैसे की सिर्फ एक बिल्डिंग है जो समंदर के किनारे बंबई में खड़ी है, मुंबई में। हाँ, जी। तो ये जो दुनिया भर में हवाई जहाज उड़ रहे हैं, जो दुनिया भर में प्रॉपर्टीज हैं एयर इंडिया की, वो सब फ्री में बेच दी। तो ये तो बिल्कुल डकैती हुई ना खुली। इसमें इससे ज्यादा क्या हुआ सर? एक बात, तो जब इस तरह की डकैती की प्रॉपर्टी एक जगह कहीं होगी
तो जाहिर है उस प्रॉपर्टी की असल कीमत तो मिली नहीं ना। असल कीमत तो कहीं नहीं मिलती थी। हाँ। आप भी एक मकान लिखवाने जाते हैं, इसी दिल्ली में एक मकान लीजिए, सौदा 1 करोड़ का हुआ, तो वो कहता है 60 लाख 1 नंबर में दीजिए, 40 लाख 2 नंबर में दीजिए। तो ये धंधा वहां भी हुआ होगा। तो भाई क्योंकि 1 नंबर और 2 नंबर में तो ये नीलामी इतने में ले ले, बाकी हमको दे दे, हम तुम्हें दे रहे हैं। तो ये तो यहाँ हो रहा है भाई, खेत बाड़ी खरीदने में हो रहा है, मकान खरीदने में हो रहा है, दुकान खरीदने में हो रहा है। तो ये फ्रॉड सब जगह है, इसलिए सरकार ने। लेकिन फ्रॉड है तो क्या हुआ, राष्ट्रवाद है। फ्रॉड नहीं है, राष्ट्रवाद है। अब आप ये बता दीजिए, कहता है अडानी, क्या कहता है, ये हम पर नहीं, ये देश के विकास पर हमला है। गजब की बात है, भारत पर आक्रमण है। ये वो घटना को जालियांवाले बाग से जोड़ दे रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है जैसे बीजेपी जब कोई पत्रकार या कोई भी मोदी जी की सरकार को क्रिटिसाइज करे, और ये दुश्मनी नहीं है ना नफरत है, कामों को क्रिटिसाइज किया जाता है कि ये काम देश हित में नहीं है, ये ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए था, ये काम गलत किया है। जब उस तरह से क्रिटिसाइज करने वाले को भी देशद्रोही कह दिया जाता है, यूएपीए के मुकदमे लगा दिए जाते हैं, तो अब इसमें कहां गुंजाइश है? अजी साहब, हमारे पुराने कवियों ने साहित्य को जो जन्म दिया, उन्होंने ये बात लिखी थी कि निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन बिन जल के निर्मल करे स्वभाव। आदमी जब आलोचना करता है तो स्वभाव निर्मल होता है, त्रुटियां दिखाई देती हैं और उसे दूर की जाती है। लेकिन यहाँ तो ऐसा है कि आप देखिए, एक दिन मैंने कहा कि पानी में और दूध में दोस्ती टूट गई, और ये टूटने वाली है। जो पानी और दूध को तो एक दिन पानी किनारे किनारे जा रहा था, तो दूध ने कहा, कमबख्त मुझे छोड़ के जा रहे हो, नाता तोड़ के जा रहे हो। पानी ने कहा, हाँ। मैं तो दूध कहता, अरे क्यों, मैं तुझे अपने आप में मिलाता था, पानी का दूध बनाता था, अपने भाव से तुझे बिकाता था। तो पानी ने कहा, सुन, लेकिन मेरा अस्तित्व समाप्त हो जाता था, मेरा अस्तित्व समाप्त हो जाता था। अब मैं पानी नहीं, ये देखिए अडानी के तरफ चलिए, मैं पानी नहीं, अडानी के तरफ चलिए। कारण ये है, अब मैं पानी नहीं, मिनरल वाटर हो गया हूँ, बोतल में बंद रहा हूँ। तुम सुनो, एक दिन से दूसरे दिन फट जाते हो, अपने मार्ग से हट जाते हो, और मैं महीनों महीनों टिक रहा हूँ, तेरे दाम के बराबर बिक रहा हूँ, और मेरा अस्तित्व भी है। देखिए, एक पानी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, मगर ये सरकार जो घालमेल कर रही है, अडानी से मेल कर रही है, कौन सा खेल कर रही है, समझ रहे कि नहीं? और जो इनको आईना दिखाए उसे जेल कर रही है। तो ये इन सारी चीजों पर जब सोचेंगे तो आप ये मानकर चलिए कि कभी भी रास्ते में भी, अपने उर्दू के शायरों ने लिखा था, अल्लाह रास्ते की इन ठोकर को सलामत रखना, कम से कम इसके डर से चलने का हुनर सीख लिया, कम से कम इस ठोकरों के डर से तो हमने चलना सीख लिया बच बच के। मगर ये बच बच के नहीं, हम ठोकर को बुलडोजर से दबा देंगे हैं। और जो मेरे को एक उंगली दिखाएगा, उन्हें जेल में भिजा देंगे कि तुम हम पर उंगली उठा रहे हो। अच्छा, हालांकि क्रिटिसाइज जो किया जाता है, आपस में अगर दो दोस्त भी हों और एक दोस्त दूसरे दोस्त की गलती की निशानदेही करे, तो वो सबसे बेहतरीन हमदर्द होता है, वो उसे ठीक करना चाहता है। भैया, ये कुदरत ने बनाया है। आप बताइए, आप अपनी आंख से अपना चेहरा देख सकते हैं बगैर आईने के सहारे? तो जब आप अपनी आंख से अपना चेहरा नहीं देख सकते हैं, आईना का सहारा लेना पड़ता है, तो अपने अस्तित्व को देखने के लिए आलोचनाओं का सहारा लेना पड़ता है। तारीफ में आप मकरूर हो जाते हैं, सिद्धांत से दूर हो जाते हैं। ये सरकार है कि लाचार है कि इसके दोनों का साझे का व्यापार है, जनता बेजार है लेकिन लड़ने को नहीं तैयार है। तो ये सारी चीजों का ख्याल रखिए, जिस दिन जनता लड़ने को तैयार हो जाएगी, ये कहां से आएंगे? जी। तो ये बहुत ही अहम बात आपने कही कि जनता को अपना हक हासिल करने के लिए सामने आना पड़ेगा, बिल्कुल, नहीं तो इसी तरह से लूट का बाजार जारी रहेगा। अखबारों और खबरों और टेलीविजन के नई नई बहस में आपको फंसाया जाएगा, कभी हिंदू मुसलमान में फंसाया जाएगा, कभी पाकिस्तान में, कभी चीन के बारे में तो कभी ये बात नहीं करते क्योंकि वहां से कारोबार करना है, लेकिन ये कि नॉन इश्यूज में जरूर उलझाए रखा जाएगा।
ताकि आप इनके कामों को, सरकार के कामों को ना देख सकें, ना क्रिटिसाइज कर सकें। और क्रिटिसाइज करने का जो काम मीडिया करता था, मीडिया को करना चाहिए था, वो गोदी मीडिया हो गया। अब ये सोशल मीडिया के जरिए कुछ बातें आप तक पहुंच जाती हैं, लेकिन इन पे गौर करना बहुत जरूरी है। आज शब्बीर अहमद विद्रोही साहब ने कई ऐसी पंक्तियां, ऐसे शेर बीच बीच में कहे हैं जो आप लोग याद भी रख सकते हैं। खासतौर पर वो एक दोहरा दीजिए फिर, वो जो खादी वाला जो आपने कहा था, ताकि एक बार फिर भी दोबारा याद कर रहे हैं लोग और उनको समझ में आ जाए कि हाँ, ये 2 लाइनें जो आपने कही थी, पंच लाइन, वो आप एक बार रिपीट कर दीजिए। देखिए, हम भी लूटे तुम भी लूटो, लूटने की आजादी है, सबसे ज्यादा वह लूटता जिसके बदन पे खादी। जी जी जी, ये देखिए बदन पे खादी वाला जो है, उस पे जरा, उससे खास तौर पे आपको होशियार रहना है। इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे स्टूडियो तशरीफ लाए। और मैं अपने दर्शकों से कहूं कि शब्बीर अहमद विद्रोही साहब एनसीपी के लीडर हैं, बहुत ही बेबाक अंदाज में बात करते हैं और नागपुर में रहते हैं। कभी कभी दिल्ली आते हैं तो हमारी मुलाकात यहाँ भी हो जाती है, नहीं तो हम स्काइप के जरिए बात करके आप तक पहुंचाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।